हेलो दोस्तों, मैं अमर यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी में। दोस्तों, यहां पर हम इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। 600 प्लस क्वेश्चन होंगे साइंस के, जो आने वाली पेपर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों हम 100 या 100 प्लस के आसपास करके 3 4 5 वीडियो जितने भी हो पाएंगे उनमें हम लोग पूरे करने वाले हैं। ये आज का पार्ट फर्स्ट है और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। तो NTPC CBT 2 में इसका बहुत यूज होने वाला है, ग्रुप डी के पेपर में बहुत यूज होने वाला है, SSC के पेपर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपी पेट का कुछ पेपर होता है उसमें भी कई सारे, सीट का पेपर जो होगा इसमें भी बहुत बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। और साथ में UPP उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में जो भी साइंस से क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी वीडियो से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 600 प्लस क्वेश्चन हैं, इनमें लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भौतिक विज्ञान से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम, रेलवे, SSC और स्टेट एग्ज़ाम। स्टेट एग्ज़ाम मतलब UPP, PAT, ये सारे एग्ज़ाम के लिए, CTET, UP टेट, कई सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल बच्चों एक यूनिट है। इसका यूज किसको नापने में लाया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि, वायुमंडल में जो ध्वनि होती है वॉइस, इसका नापने में प्रयोग किया जाता है डेसिबल का। इसमें एक बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों की, जो हमारे सामान्य बातचीत करने की ध्वनि होती है ये कितने डेसिबल की होती है। तो इसको हम लोग 10 या 20 डेसिबल के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, नॉर्मल 10 या 20 डेसिबल या फिर थोड़ी ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो 20, अबाउट 20 के ऊपर रहता है डेसिबल। जो हमारे पास नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण, उसमें जो ध्वनि आती है उसकी मतलब डेसिबल कितना होना होता है, तो ये 100 या 80, 118 या 100 डेसिबल के आसपास वो ध्वनि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्पियर जो यूनिट है वो किस चीज़ की है, मतलब क्या नापा जाता है, क्या मेज़र किया जाता है एम्पियर यूनिट से। तो एम्पियर बच्चों पता है, ये करंट, विद्युत धारा नापने की इकाई है एम्पियर। तो बहुत सिंपल सा, इलेक्ट्रिक करंट जो नापने में यूज होता है इसकी एम्पियर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। यह सिंपली प्रेशर का मात्रक जो होता है उसी की टाइप में है, दाब के मात्रक जो है उसी टाइप में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है कि मात्रकों जो यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो ये लागू हुई थी बच्चों 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो 1971 में, 1971 में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास दो प्रकार के मात्रक बताए गए थे, एक मूल मात्रक होते थे, मूल मात्रक, और दूसरे होते थे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यहाँ बताया गया, जो मूल मात्रक है हमारे पास वो 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक और 7 मूल मात्रकों से मिलकर जो अदर यूनिट्स बनी है, जो अदर मात्रक बने हैं उनको बोला जाता था व्युत्पन्न मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 1971। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा मतलब खाने वाली, जो हम लोग भोजन लेते हैं या फिर कोई बिस्किट, ब्रेड या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी हम पीते खाते हैं, इसमें जो हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसकी यूनिट क्या होती है। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये बच्चों होते हैं कैलोरी।
आप ब्रेड का पैकेट लाएंगे, बिस्किट का पैकेट लाएंगे, उस पर देखेंगे तो उस पर जो एनर्जी लेवल लिखा होगा वो बच्चों कैलोरी में लिखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो बच्चों हम पीछे देख चुके हैं विद्युत मात्रा, विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, लेंस का पावर नापने की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। जब हम अपना चश्मा टेस्ट कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो जो हमारा पावर वो लिख के देता है उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। जैसे 1.00 डायोप्टर कह दिया या 0.5 डायोप्टर बोल दिया तो ये लेंस की पावर नापने की यूनिट होती है। और डायोप्टर का जो इन्वर्स होता है वो होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे पास होता था 1/d, मतलब जो भी फोकस है वो क्षमता का इन्वर्स होता है, फोकस दूरी। तो इसका मात्रक सिंपल सा हो गया कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, डायोप्टर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, कई बार पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है बच्चों, एक मूल मात्रक है। जो 7 मूल मात्रक बताए उन्हीं में से एक है कैंडेला। कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमेन फ्लक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जूल इकाई है। जूल किस चीज़ की इकाई है, तो जूल बच्चों ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा का ही एक बदला रूप है कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में कहते हैं और बाकी अदर ऊर्जा जो होती है उसमें जूल इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन अभी बच्चों पढ़ चुके, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ऊपर देखा था, और ल्यूमेन क्या है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। अगला क्वेश्चन दिया है क्यूरी मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव जो होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या है, क्यूरी। क्योंकि इनकी खोज, रेडियो एक्टिव की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, इनके नाम पर ही इसका मात्रक रखा गया है, क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर में 12 दिया गया है कि दाब किसका मात्रक, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पूछा गया तो पास्कल। दाब पी प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। इसका अगर नॉर्मल मात्रक देखते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जैसे भी यंग प्रत्यास्थता का देखा था, तो उसी तरह से प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है और मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको डायरेक्ट नाम दे दिया गया है, पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों के मात्रक लगभग हर जगह सेम रहते हैं। कार्य का मात्रक यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो बच्चे होता है दूरी की इकाई। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बच्चे बता देते हैं कि प्रकाश नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष नाम से, लेकिन ये एक दूरी, डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी दूरी, खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष, और ये दूरी बहुत बड़ी बड़ी होती है। खगोलीय दूरी मतलब अंतरिक्ष में जो दूरियां होती हैं उनको नापने में यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है। लाइट ईयर, एक लाइट ईयर इक्वल टू एक साल में प्रकाश या लाइट द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, जड़त्व का माप क्या है। जड़त्व का माप क्या है, जड़त्व का माप, तो जड़त्व जो बच्चा होता है ये होता है द्रव्यमान, मास। जो मास होता है द्रव्यमान हमारे पास, वेट, इसका मात्रक मतलब क्या है, ये लगभग जड़त्व का माप है। मतलब जड़त्व जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है किस पे, मास पे। किसी चीज़ अगर भारी है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, कोई चीज़ हल्की है तो उसका जड़त्व कम होगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जड़त्व। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम, वैसे तो एंगस्ट्रॉम जो है ये एक बहुत छोटी दूरी का मात्रक है, बहुत हल्की सी दूरी का मात्रक। लेकिन अगर नॉर्मली इसका यूज ज़्यादातर किसको नापने में किया जाता है तो वो है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ नापने में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। लेकिन वैसे ये मात्रा किसका है, दूरी का। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो इसको बता सकते हैं 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, ये थोड़ा सा अपोजिट होगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होगा, 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम ये इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे बढ़ते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं, मतलब आकर्षित होती है। मतलब न्यूटन से पहले बात किसने कही थी कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो ये एक भारतीय थे, इन्होंने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने। ये इन्होंने अपनी किताब में बताया था कि जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर सब पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षित होती हैं। और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, बस इन्होंने नॉर्मली ये बता दिया था। उसके बाद न्यूटन ने इसको पूरा अच्छे से इसको गणितीय थ्योरी दी और एक्सप्लेन किया। आज भी इस पर कई सारे रिसर्च वगैरह चलते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाएं, घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं, तो घड़ी होगी, घड़ी क्या हो जाएगी, पेंडुलम का मतलब होता है वो एक घड़ी होती है, उसमें पेंडुलम ऐसे ऐसे दोलन करता है। तो दोलन करता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण, क्योंकि इस पे नीचे की ओर क्या लगता है पेंडुलम में, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो अगर गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम हो जाएगा तो ये जो इसके दोलन होंगे वो बहुत हल्के हल्के हो जाएंगे, हल्के 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 हल्के, धीरे धीरे दोलन करेगा। क्योंकि अब इसका जो खिंचाव है पृथ्वी की ओर या नीचे की ओर, जो वेट है इसका वो कम हो जाएगा। वेट कम होने से क्या होगा, इसके दोलन सुस्त पड़ जाएंगे, मतलब धीरा पड़ जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर सेल का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल, जिसको हम लोग सोलर पैनल कहते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन दिया है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, या गद्दे पर लौटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे मतलब बैठेंगे तो वो पिचक जाएगा और उठेंगे तो फिर से अपना जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। मतलब उत्प्लावकता का जो सिद्धांत दिया था, उत्प्लावकता का मतलब बच्चों होता है कि पानी पर किसी चीज़ का तैरना, या फिर पानी, कोई बॉडी जब पानी में डाली जाती है तो उस पर नीचे से एक फोर्स लगता है। तो नीचे से फोर्स लगना वाटर बॉडी में, किसी भी बॉडी में, पानी में कोई बॉडी डाली गई है और इस बॉडी में नीचे से अगर कोई फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, उसको उत्प्लावकता कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए थे, आर्किमिडीज। पढ़ा होगा आपने कक्षा छोटी क्लासों में कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज सिंपल क्या था, इन्होंने क्या बताया था कि अगर हम कोई भी बॉडी पानी में डालते हैं तो बॉडी का जो भार होता है, वेट, इतने ही भार के बराबर ये पानी को होगा बाहर निकाल देगा, मतलब इतने पानी को विस्थापित कर देगा। मान लो हमने 100 ग्राम की कोई चीज़ पानी में डाली तो बॉडी जो होगा 100 ग्राम वेट क्या होगा, पानी का 100 ग्राम पानी क्या होगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा अपनी जगह से। ये था उत्प्लावकता का सिद्धांत जो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतया डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। अभी हमने जैसे बताया कि द्रव में कोई चीज़ ठोस डूबा है, मतलब थोड़ा सा डूबा है या पूरा डूबा है, तो इस पे जो नीचे से फोर्स लग रहा है, देखो पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो हल्की हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब पानी में नीचे से कोई फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है तब तो हल्की हुई है।
तो ये जो उछाल वो प्राप्त करता है, उछाल की मात्रा कि कितना नीचे से फोर्स लग रहा है, ये किस चीज़ पे निर्भर करती है? ये सिंपली निर्भर करती है कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, कि जो बॉडी हमने डाली है वो कितना पानी हटा रहा है। जैसे इसका कॉन्सेप्ट सीधा नाव पे होता है। जैसे समंदर में नाव पड़ी है तो नाव के जो तल होते हैं काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं, तो चौड़े तल होने की वजह से पानी ज़्यादा हटा देता है, पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस करके। तो जितना ज़्यादा पानी हटाएगा उतना ही ज़्यादा नीचे से पानी के द्वारा इस पर उत्प्लावक बल लगाया जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो इस कारण होता क्या है, नाव डूबती नहीं है। अब मान लो अगर हमने कोई पतली चीज़ या छोटी चीज़, छोटी बाटी, कोई कंकड़ पानी में डाल दिया तो इसका भार ज़्यादा होगा और ये जो पानी हटा रहा है उसका भार क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, तुरंत डूब जाएगा। तो अगर कोई चीज़ तैरती है या हल्का डूबी रहती है तो इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो पानी हटाया गया है बॉडी के द्वारा, उस पानी का वेट ज़्यादा होना चाहिए उस बॉडी के, जो बॉडी उसमें डाली गई है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, कि द्रव जितना ज़्यादा हटाया जाएगा उतना ज़्यादा नीचे से फोर्स लगेगा तो ऊपर आएगी, तैरेगी। और जितना पानी कम हटाया जाएगा उस पर फोर्स कम लगेगा तो वो डूबने के चांस या फिर अंदर डूबी ज़्यादा रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल पृष्ठ पर मतलब जल है कोई, लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जैसे अभी बताया, कोई अगर छोटी चीज़, पतली चीज़, ठोस चीज़ डालते हैं तो वो डूब जाती है, तैरती नहीं है। इसका कारण क्या है कि कील या छोटी पतली सुई जो पानी हटा रही है उसका भार बहुत कम है वो कील के भार की अपेक्षा। तो क्या करेगा, कील या लोहे का टुकड़ा जो भी होगा वो उसके अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है, मतलब बहुत कम पानी हटा पाता है। कम पानी हटा पाएगा, उसका भार ज़्यादा है तो डूब जाएगा वो। ज़्यादा पानी हटाता है तो नीचे से फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो तैरता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये सारी की सारी सदिश राशियाँ हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वेग, संवेग और कोणीय वेग ये सारी की सारी कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं। ऊर्जा के बारे में पूछा गया है कि अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी है, एक अदिश राशि है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, ऊर्जा, इसमें कोई दिशा मात्रा नहीं पाई जाती है। तो बल गुणनफल है, फोर्स पूछा गया, फोर्स के बारे में, ये किस चीज़ का गुणनफल है? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो बल के बारे में पूछा गया है कि बल किसका गुणनफल है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगले के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ठीक, उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। वेट की बात हो रही, तो वेट बच्चों कांस्टेंट होता है। मास जो होता है, मास, सॉरी वेट नहीं, मास, जो उसका मास होता है ये हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका भार, वेट जो है ये घटता बढ़ता है। तो जैसे अर्थ पे रहेंगे, पृथ्वी पे रहेंगे तो ज़्यादा वेट होगा, मून पे जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा। क्योंकि जो वेट W होता है इसका फॉर्मूला होता है mg। ठीक, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो m यूज हुआ है ये मास है, W जो यूज हुआ है ये वेट है। ठीक, वेट मतलब भार, वेट का मतलब भार और मास का मतलब मात्रा। ठीक है, द्रव्यमान उसका। तो m किस पे डिपेंड कर रहा है? जो वेट है, वेट W, ये किस पे डिपेंड करता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल, जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, G। तो अगर G परिवर्तित होगा तो W भी परिवर्तित होगा, क्योंकि मास तो बदलने वाला नहीं, मास हमेशा सेम रहता है। तो G अर्थ पे ज़्यादा होता है, मून पे इसका 1/6 होता है, G/6 होता है। तो G जब कम पड़ जाएगा तो ऑलरेडी वेट कम पड़ जाएगा, लेकिन मास में कोई परिवर्तन पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि किसी चीज़ का, जैसे पृथ्वी पर ही कंपेयर करने के लिए पूछ दिया जाता है कि ध्रुवों पर जो होता है भार और ये भूमध्य रेखा पर, इनमें किस पे ज़्यादा होगा? तो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भार भी ज़्यादा होगा, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ भार भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पोल्स पे होता है तो यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, यहाँ इक्वेटर पे आओगे तो वेट कम पड़ जाएगा। भार, तो भार घटता बढ़ता रहता है लेकिन उसकी मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28।
ये क्वेश्चन दिया है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। अभी जैसे जड़त्व को मास के बारे में पढ़ाया था कि मास द्रव्यमान जो होता है जड़त्व का मापक होता है। तो किसी पिंड या गुणधर्म को क्या कहते हैं, वह जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका एक सीधा एग्जाम्पल बच्चों सुनना, आप ध्यान से समझना इसको, कि जैसे मान लो आप बस पे जा रहे हो, किसी बस पे बैठे हो और खड़े हो बस पे, ठीक है, बस पे खड़े हैं और बस जब चलना स्टार्ट करती है, सीधी रेखा में चलेगी बस, सर्कुलर तो चलती नहीं है। जैसे चलना स्टार्ट करेगी तो हमारे वो पीछे की ओर धक्का लगेगा, हमको एक धीरा सा पीछे की ओर एक धक्का महसूस होगा और बस चलने लगेगी। जब बस कहीं रुकने वाली होगी, जैसे ब्रेक लगेगा तो हमको आगे की ओर धक्का महसूस होता है। तो ये जो धक्का है ये हमारा जो वेट है, ये वेट है, इस वेट को, हमारे वेट को बस क्या है, रोकने का काम, रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा वेट हमको फिर से आगे ले जाने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करता है। अगर हम रुके हुए हैं तो सोचेगा कि हम रुके ही रहें, आगे ना बढ़ें, लेकिन बस आगे बढ़ जाती है और पैर हमारे बस पे हैं तो पैर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शरीर जो हमारा वहीं जगह पे रहता है। लेकिन जस्ट सेकंड में क्या होगा, वो फिर कंट्रोल में आ जाता है। तो ये छोटा सा जो परिवर्तन होता है कि हम अगर चल रहे हैं तो रुकेंगे तो हमारा शरीर चाहेगा कि हम चलते रहें, अगर हम रुके हुए हैं तो हमारा वेट चाहता है कि हम रुके रहें। तो हर एक बॉडी में यही होता है, कोई भी पिंड हो उसका एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है। अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी पिंड की, अपनी स्थिति में बने रहना, अगर वह चल रही है तो चलते रहना चाहती है, ठीक है, अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जड़त्व, उस चीज़ का जड़त्व कहलाती है। तो किसी पिंड को के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो गति में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका विरोध करेगी, विराम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका विरोध करेगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है जड़त्व की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। बच्चों न्यूटन का पहला नियम था वो सीधा सीधा जड़त्व पे निर्धारित था। क्या बताया था न्यूटन ने पहले नियम में? न्यूटन ने पहले नियम में बताया कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कि जितनी भी चीज़ें हैं जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती हैं। जैसे अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक। मतलब अगर बाहर से हम उस पर फोर्स लगा देंगे तो शायद वो रुक जाए या चलने लगे, लेकिन हमेशा सारी चीज़ें अपनी पोजीशन में ही रहना चाहती हैं। तो यही हमने ऊपर के क्वेश्चन में समझाया कि अपने पोजीशन में रहने के लिए कुछ एफर्ट करता है, वो एक बल लगता है, उस बल को आगे बढ़ेंगे, वो स्यूडो फोर्स होता है, आभासी बल, जो पीछे की ओर धक्का लगाता है। जब बस चलने लगती है, बस रुकेगी तो हमको आगे की ओर धक्का लगाएगा। तो ये जो बल एक उत्पन्न हो रहा है जो हमको आगे की ओर धक्का लगा रहा है, इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो दिया है न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। सीधा सा है, इसको आप लोग थ्योरी में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पारसेक, पारसेक ये किसकी इकाई है? तो ये भी एक दूरी की इकाई है। पारसेक, बहुत दूरी, लंबी लंबी जो दूरियां होती हैं इनको नापा जाता है पारसेक से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? उनका घनत्व। तो उनका घनत्व जो है, घनत्व की वजह से वो बादल क्या होते हैं, वायुमंडल में तैरते रहते हैं। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र जल की सतह से ऊपर रहता है? तो ये 1/10 भाग। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर लंबा कोई चीज़ है तो 9 सेंटीमीटर डूबा रहेगा और 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। समुद्री जल की बात हो रही है। आइसबर्ग या बर्फ़ का टुकड़ा पानी में अगर पड़ा हुआ है तो उसका कितना भाग ऊपर रहेगा? तो 1 भाग, बाकी 9 पार्ट जो होगा वो नीचे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। क्यों? क्योंकि समुद्री जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ये होती है ज़्यादा। तो डेंसिटी ज़्यादा होती है तो जो उत्प्लावन बल लगता है ये ज़्यादा लगता है, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मास भी ज़्यादा होगा, भार, पानी का भार जो होगा समुद्री जल का ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू नदी का जल, क्योंकि नदी के पानी में
उसकी घनत्व तो कम होता है, समुद्री जल का घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो जिस चीज़ का घनत्व तो ज़्यादा होगा उसका भार भी ज़्यादा होगा। तो पानी उतना ही हटा रही है, लेकिन जो नदी में पानी हटाया गया था उसका वेट कम था, और उतना ही पानी समुद्र में हटा रहा है तो उसका वेट ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका घनत्व तो ज़्यादा है, इसलिए नीचे से फोर्स ज़्यादा लगेगा और नाव क्या होगी, हल्का सा ऊपर की ओर उठ जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी को जब बर्फ़ बनाने के लिए ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कई सारे पेपरों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। मान लो हमारे पास पहले 5 किलो कोई चीज़ थी, अब इसका हमने 4 किलो अलग कर दिया, बचा कितना, 1 केजी बचा है। तो 1 केजी में इसकी मात्रा तो चेंज हो गई, क्योंकि पहला 5 केजी था, अब 1 केजी बचा है, लेकिन जो डेंसिटी है इसका घनत्व ये नहीं चेंज होगा। तो डेंसिटी जो होती है वो घनत्व नहीं चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। अगला क्वेश्चन दिया कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। जैसे नाव को ऊपर उठ गई थी, वैसे समुद्री जल हमारे शरीर को भी ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो आसान तो लगेगा ही, क्योंकि नदी के जल में हम ज़्यादा डूबे रहेंगे, समुद्री जल में ज़्यादा ऊपर रहेंगे, तो हमको तैरने में आसानी होगी। तो वही लिखा है कि समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसको अच्छे से अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। बोला गया है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूले पे। इसको आप लोग करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। फिलहाल आगे भी है, आगे की देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। इसका साधा सा आंसर बहुत लोग जानते होंगे कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे हम पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी है हमारी, इसकी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है, चारों तरफ वायुमंडल का प्रेशर है हमारे ऊपर, ये कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाला बिंदु, ये नीचे हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। कह सकते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी नॉर्मल उबलता है तो वहाँ पे जाके 98 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी। कोणीय संवेग, रेखीय संवेग एक ही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज होता है तो उसमें L1 आ जाता है, बाकी M0, L0, T0, L1, T0 ये होता है। अगला क्वेश्चन बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली प्रमेय कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है कि बर्नौली प्रमेय किस चीज़ पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। उसमें पोटेंशियल एनर्जी को लेकर बातें बोली गई हैं, कही गई हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बर्नौली प्रमेय जो होगी वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है। ये पृष्ठ तनाव है। ये थोड़ा सा अलग चीज़ है कि हल्की सी, बहुत हल्की सी चीज़ अगर हम पानी पे डालेंगे तो वो तैरती रहेगी। इसका कारण क्या होता है कि पानी की जो सतह होती है, सतह के जो अणु हैं छोटे छोटे, ये अणु आपस में आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण या एक छोटा सा फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, वैसे नीचे वाले जो अणु हैं ये भी सब लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फोर्स लगाते हैं। उसी तरह जो सतह के अणु होते हैं ये भी लगाते हैं, तो ऊपर एक लेयर टाइप की बन जाती है, और वो लेयर काफ़ी मतलब थोड़ा सा मजबूत होती है, हल्की सी। तो वो क्या करेगी, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे उस पर मच्छर बैठ जाता है तो मच्छर को डूबने नहीं देगी, ऊपर मच्छर तैरता रहेगा। हल्की सी सुई रख दी जाती है, वो तैरती रहेगी। तो ये जो लेयर इकट्ठा हो जाती है इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ये सब लिक्विड का अलग अलग होता है, जैसे पानी का अलग होगा, शहद का अलग होगा,
चीनी के घोल का अलग होगा, तो ये सबका अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है किसकी अभिक्रिया। तो कोशिका तो बोला जाता है इसको। किसकी अभिक्रिया क्या करती है कि बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं बाल के समान, इसीलिए केस मतलब बाल। तो इसमें अंदर बहुत हल्का सा मतलब छेद होता है, मतलब पाइप जैसे होते हैं, बहुत पतले पतले पाइप। तो इनमें एक साइड में जैसे ही पानी जाता है या कोई भी लिक्विड टच करता है तो लिक्विड इसके अंदर अपने आप चलने लगता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पानी बहुत तेज़ी से फैलता है। या फिर स्याही में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद, वो इसी टाइप की केश नलियों का निर्माण कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, तो जो पानी होगा वो जल्दी से उस सारे पोर्स में चढ़ जाएगा। जैसे कपड़े पे अगर हम पानी पड़ता है तो पानी फैलने लगता है, तो कपड़े की जो छोटी छोटी इसी तरह की केश नलियाँ होती हैं उनसे पानी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अभी बताया था कि जो पोल्स होते हैं, पोल, यहाँ पे जी ज़्यादा होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण ये इक्वेटर होते हैं, विषुवत रेखा होती है, यहाँ पे जी का मान कम होता है। तो जी पे पोल्स ज़्यादा होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हम समय जी की वैल्यू जो होती है ये क्या होती है, बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। शरीर का वजन की बात हो रही है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्योंकि अभी बताया था कि जी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे मात्रा या भार या वेट उसका ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पे जी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से शरीर का वजन भी वहाँ ज़्यादा होगा। विषुवत रेखा पे वही चीज़ देखोगे तो थोड़ा हल्का सा कम मिलेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पे जी का मान लो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत कम है, मतलब बहुत ही कम है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग समझ सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन होता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। वही चीज़ बताया कि जो मास होता है, मास ये कभी नहीं बदलता। एम डब्लू बदल जाता है। डब्लू मतलब वेट मतलब भार बदल जाएगा, लेकिन मास नो चेंज। मास में कोई चेंज नहीं, किसी भी ग्रह पे ले जाओ। 47 क्वेश्चन नंबर 47 कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो अपना भार वेट कब ज़्यादा लगेगा उसको, कि जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर की ओर जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर चलती है, तो उसका वेट क्या होता है, हल्का सा भारी लगेगा खुद को, अपने आप को। इसका भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक पेड़ पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चिकने बर्फ पर क्षैतिज समतल के माध्यम से विराम स्थिति में है, ठीक है, क्षैतिज समतल है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, उसके नियम से वह अपने आप को किनारे पे ला सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कि 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर तक ऊंचाई तक पर पकड़े रखने के लिए किया गया भार क्या होगा, 0। क्योंकि जो पकड़े रखने में कुछ नहीं होता, अगर उसको हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, कोई भी वेट है इसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं अगर, तब कार्य किया जाएगा, ना कि उसको ऊपर पकड़े रहने से कोई कार्य नहीं होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उससे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। अगर विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला बच्चा जो होता है फोर्स इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, कोई कार्य नहीं किया गया है, नो एनर्जी लॉस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। इसका आंसर होता है शक्ति संरक्षण हेतु। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वो अपने जो गुरुत्व केंद्र होता है
बॉडी का ग्रेविटेशनल सेंटर उसको बैलेंस करने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग सही से ऑप्शन देख के आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, अब इसमें ये जो ऑप्शन है वो अगले वाले क्वेश्चन में भी आंसर हो सकता है। शक्ति संरक्षण हेतु या फिर इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर जाती है। इसका राइट आंसर होगा इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ये हल्का सा तिरछी मीनार है, तिरछी मीनार। और इसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर है बच्चों वो है इसके आधार से होकर जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिया गया है कि एक ऊंची इमारत से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसमें आप लोग मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऊंची इमारत से 9.8, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों दी है 9.8 मीटर, वो एक्सेलरेशन दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गिरा दी जाती है 3 सेकंड के बाद। उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित GE 10 मीटर पर सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित GE/2 मतलब पृथ्वी का 1/6, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अब बात बच्चों भार और द्रव्यमान की दो चीज़ें हम बहुत कायदे से कई बार इस पर डिस्कशन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मास, इस पे ग्रेविटेशनल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पृथ्वी पे ले जाओ या फिर चंद्रमा पे ले जाओ, इसमें दोनों जगह हमेशा हर जगह पे समान रहता है, सेम रहता है। अगर भार पूछा गया होता बच्चों, दोस्तों अगर भार पूछा गया था वेट, तो W बराबर mg के अकॉर्डिंग G इफेक्टिव करता है इस पर, इसीलिए इसका वेट जो होता है, जो पहले वाला भार होगा उसका 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पावर शक्ति का एसआई मात्रक, पावर मतलब शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो वाट जो होता है बच्चों कार्य का मात्रक होता है, पावर शक्ति का पावर का मात्रक P, पावर होता है W/T, कि एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है पावर कहलाता है। अब वर्क का जो होता है वो F/D होता है, F/D। W बराबर बल गुणे विस्थापन, T का समय होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स यूज हुआ है, तो फोर्स को हम लोग कह सकते हैं M/A, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू D अपॉन T। अब यहाँ से जब सारी यूनिट निकालेंगे तो मास का किलोग्राम होता है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और D का होता है मीटर, और T का होता है सेकंड। तो यहाँ से टोटल जो यूनिट आ जाएगी वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, टोटल आ जाएगा पर सेकंड क्यूब, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। मास का किलोग्राम रखेंगे, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे। देखते हैं कि P की जो यूनिट होगी बच्चों, P आया है M मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू D अपॉन T। मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और D का होगा मीटर अपॉन T है सेकंड, तो नीचे हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बना लेंगे, और ये सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाला सेकंड की पावर 3, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड की पावर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। दिस इज अ राइट आंसर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये प्लस की पावर 2 है, ये माइनस की पावर -3 है, सेकंड की पावर -3। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही रहेगा सेम टू सेम भारहीनता की अवस्था में। एक स्टेशनरी में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, चढ़ जाता है, तो इसका कारण यह है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है।
तो जिन लिक्विड का, जिन पदार्थों का पृष्ठ तनाव अधिक होता है वो किस नली में ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बच्चों, न्यूटन के द्वारा किया गया है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा ही मतलब होता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, मतलब ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को विनाश कर सकते हैं। बस करते क्या है कि एक फॉर्म से, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि जो जनरेटर हमारा होता है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो जनरेटर जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी तरह से सोलर पैनल होता है हमारे पास, जो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। और सेल्स होते हैं, सेल, केमिकल सेल जो होते हैं, रासायनिक सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को, सेल मतलब बैटरी, ये रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलती, मतलब ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि ऊर्जा नष्ट हुई हो और ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है बच्चों, पास्कल तापमान की नहीं दाब की इकाई है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गलत लिखा हुआ, पास्कल जो है बच्चों दाब की इकाई है। तो पास्कल पीछे इसके बारे में डिस्कस ही कर चुके हैं, पास्कल जो है दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन दिया, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। तो इसको अच्छे से आप देख लेंगे कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर होगा, दाब, इसको अगर हम बार में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.1 बार आता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना होगा बच्चों? 0.1 बार। अगला क्वेश्चन दिया है 62, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बच्चों, क्यूसेक जो होता है एक इसका मात्रक है। तो क्यूसेक जो होता है जल का बहाव, जल का बहाव, जल का बहाव मापने वाला जो यंत्र होता है बच्चों, ये वेंचुरी मीटर होता है। वेंचुरी मीटर, ये आपने कक्षा 11 की साइंस में पढ़ा होगा। वेंचुरी मीटर, जो पाइप में जल का बहाव नापा जाता है वो किससे नापा जाता है? वेंचुरी मीटर के द्वारा। और इसका मात्रक क्या होता है? क्यूसेक। जल का बहाव या जल की मात्रा क्यूसेक लीटर में नापी जाती है, जल की मात्रा, इसको बच्चों ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी पिंड का भार। अब फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे हम लोग देख चुके थे कि जो अर्थ होती है हमारी, इस पे हमारा जो पोल्स होते हैं, इन पे ग्रेविटेशनल स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे हल्की सी कम होती है। तो यहाँ पे जो लोग व्यक्ति होंगे पोल्स पर, इनका वेट ज़्यादा लगेगा और इक्वेटर पे जो व्यक्ति होंगे तो वहीं पर उसका वेट कम लगेगा। तो कोई भी पिंड है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, तो ध्रुवों पर उसका भार सर्वाधिक होगा और इसका इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे कम महसूस होगा पृथ्वी में अन्य जगहों की तुलना पर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या हो? त्वरण से नीचे के साथ आ रही हो। जब लिफ्ट जो होती है बच्चों, यहाँ पे कोई व्यक्ति जैसे खड़ा हुआ है और ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो इसका वेट, जो एक्चुअल वेट होगा, जो महसूस होगा, उसको लगेगा कि बहुत हल्के हो गए हैं हम। जैसे आप लोग बड़ा वाला झूला झूलते हैं जब, ठीक है, तो झूला जब नीचे की ओर आता है तो आपको कुछ महसूस होता है अंदर से। तो जब ये नीचे की ओर आएंगे तो ये लगेगा अब हम बहुत हल्के हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वेट लॉस का हमको आभास होता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो नीचे की ओर आता है तब ऐसा हमको महसूस होता है। इसका कारण यही है कि नीचे की ओर आती हुई लिफ्ट या नीचे की ओर आती हुई कोई चीज़ में जो होता है भार की कमी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों को की है? मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहते हैं पृथ्वी तल से। अगला, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आर्किमिडीज के बारे में बताया, ठीक है, जल में कोई चीज़ तैरती है, इसका सिद्धांत इन्होंने दिया था और ये ग्रीस के वैज्ञानिक थे। पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने के कारण क्या है? तैलीय पृष्ठ मतलब जैसे फर्श है उस पर कोई तेल पड़ा हुआ है हल्का सा मान लो, या कोई ऐसा बर्तन जिसमें तेल की कोई चीज़ रखी गई हो, तो उस पर पानी बच्चों नहीं चिपकता है, नहीं रुकता है। इसका कारण क्या होता है? आसंजक बल। आसंजक बल,
आसंजक बल ससंजक बल दो प्रकार के होते हैं, दो बल होते हैं, ससंजक होता है और एक होता है आसंजक। तो ससंजक जो होता है ये दो समान पृष्ठों पर लगता है, समान चीज़ों पे लगता है, जैसे जल का जल के अणुओं के बीच, ठीक है, कांच का कांच के अणुओं के बीच, लोहे का लोहे के अणुओं के बीच, जो समान पदार्थों के अणुओं के मध्य लगता है वो ससंजक बल होता है। जो असमान के लिए लगता है, जैसे कांच का ग्लास है, उसमें पानी भरा है, तो पानी और ग्लास के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो आसंजक बल है, ठीक है। अब अगर बर्तन में तेलीय बर्तन है कोई, उसमें कोई तेल का सामान पकाया गया है और उसमें पानी डालोगे, तो तेल की परत, तेल की बूंदें और पानी की बूंदों में लगने वाला जो बल होगा वो आसंजक बल होगा, क्योंकि तेल अलग है और पानी अलग है। तो चिन्ना चिपकने के कारण क्या होता है, आसंजक बल। दो विपरीत पदार्थों के बीच के अणुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वो आसंजक बल होता है। दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है, इसमें पूछा गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो कहाँ घूमते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जैसे जैसे अर्थ घूमता है उसी तरह से सैटेलाइट भी उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। बॉल बियरिंग मतलब बियरिंग जो होते हैं पहिए में लगाए जाते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉल्स पड़े रहते हैं, इसका काम क्या है, तो इसका काम सब लोग बच्चे जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसको बहुत ही कम करना, बहुत लो करना, बहुत स्लो करना। अगला क्वेश्चन उठते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन हो गए, तापमान 90 डिग्री से घट कर 30 डिग्री कर दिया जाए। आयतन, इसका देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये तापमान 90 डिग्री से गिराकर 30 डिग्री कर दिया जाए, मतलब पानी ठंडा किया जा रहा है। तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो जल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा होता रहता है उसमें। फिर है अगला क्वेश्चन 71, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव है के लिए नाव द्वारा विस्थापित किया गया पानी का भार कितना पानी हटाएगी, तो पानी उतना हटाएगी जितना नाव का भार होगा। तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, तो जितना भाग नाव का पानी की सतह में डूबा हुआ है उतना ही पानी नाव के द्वारा हटाया जाएगा। ये हम पहले भी अच्छे से समझा चुके हैं और फिर से वही क्वेश्चन आते हैं। अब ये गलत नहीं होने चाहिए आपसे पेपर में, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेट क्वेश्चन है, मतलब पेपर में आने वाले हर एक पेपर, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो इसमें होता है गति का पहला नियम, कि किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होगा। इसको थ्योरी में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, गति का पहला नियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, क्योंकि चलने के लिए हमको हमारे पैर और फर्श या सड़क की सतह के बीच का जो घर्षण बल है इसको अधिक होना चाहिए, तभी हम लोग आगे चल पाएंगे। मान लो बर्फ़ है या फिर फर्श पे कोई चिकना पड़ा है तो वहाँ से घर्षण बल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लोलक मतलब बताया था कि कोई एक लोलक है, ऐसे वो चल रहा है, इसका जो आने जाने का टोटल समय होता है वो इसकी लंबाई L पर निर्भर करता है। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ पे 2 पाई कॉन्स्टेंट है, G भी कॉन्स्टेंट है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट L के, या कह सकते हैं कि T प्रोपोर्शनल होगा, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा L के, जो धागे की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियों में गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है बच्चों, लोहे में प्रसार होता है, तो हल्का सा उसका लंबाई में इंक्रीज़ हो जाता है। लंबाई अगर बढ़ेगी तो टी उसका जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये थोड़ा देर में चलती है, सुस्त पड़ जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, एक दोलन में जो समय लगता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2%। 4 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों? 2, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टी जो है वो डिपेंड करता है अंडर रूट एल पर। अब एल की वैल्यू बोला है 4% बढ़ा दी जाए, एल 4 का रूट क्या होगा? 2, तो टी कितना हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा 2%। ये इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो वही काम है कि लंबाई 4 गुनी करोगे तो 4 का अंडर रूट 2 गुना आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो झूलने का समय या फिर आवर्तकाल का समय जो होगा 2 गुना होता है। अगला, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी, देर में चलेगा। जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, क्योंकि टी बराबर अभी बताया था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अगर 2 पाई कांस्टेंट कर दे, एल कांस्टेंट कर दे तो बचता है तो जी। टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी घटेगी, अगर ये क्वांटिटी घटेगी इस अंडर रूट जी तो टी का मान बढ़ेगा। तो चंद्रमा पर ले जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है, डिक्रीज करती है। तो टी आवर्तकाल टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर होता है सही से। अगला क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है p/2m। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखा है p/2m, ये बच्चों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ये इसका पक्का आंसर है कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है कहाँ से? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन 82, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में जो त्वरण होता है बच्चों, मतलब जो उसका वो होता है उसका कक्षा में जो त्वरण होता है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। जब दोनों त्वरण बराबर हो जाते हैं तो भारहीनता की अनुभूति होने लगती है। अगला क्वेश्चन होता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। मतलब 2 अलग अलग वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। जैसे ये दीवार है और यहाँ पे हम इस पर एक बॉल मार रहे हैं। ये बॉल अगर हम इस पर फेंक के मारेंगे तो बॉल जितना फोर्स लगाएगी इस दीवार पे, ये दीवार भी बॉल पे इतना फोर्स लगाएगी। इसीलिए बॉल बहुत तेज़ी से वापस आती है, क्योंकि इधर से तो हम फोर्स लगा रहे हैं बॉल पे तो बॉल इधर गई, लेकिन बॉल वापस कैसे आई? क्योंकि इस दीवार ने वापस एक फोर्स लगा दिया। वो उसको प्रतिक्रिया बल बोला जाता है। ये विपरीत सतहों के बीच या 2 सतहों का होना जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन 84 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। तो थर्ड नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम, वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम लोग पानी में क्या करते हैं? अपने हाथों से पानी में ठोकर लगाते हैं। ये तैरते हैं तो पानी में ठोकर लगाते हैं, पानी में फोर्स लगाते हैं तो पानी हम पे आगे की ओर एक फोर्स लगाता है, तो इसकी वजह से हम लोग तैरने लगते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल एरिया जितना ज़्यादा होगा तो दबाव उतना कम लगेगा। जैसे इसके और सारे एग्जांपल हैं कि ट्रक जो होते हैं, ट्रक उनके टायर जो होते हैं चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। इसका कारण है कि ट्रक पे भारी सामान लाद दिया जाता है, इसकी वजह से वो रोड में धंसे ना उसके पहिए, तो ज़्यादा सतह रहेगी तो फोर्स दाब प्रेशर कम लगेगा। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो धंस सकता है, व्यक्ति धंसता रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जब आपस में दबाते हैं 2 टुकड़ों को तो वो गलनांक उसका हल्का सा घटेगा और ये आपस में चिपक जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6। ये बहुत बार सबको पता है क्वेश्चन। 89 पे आते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। भार के बारे में बताया, अगर हम भार W जो होता है वो G पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पे G पे, इसीलिए क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम। क्योंकि ये भी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु हमेशा चलती रहेगी, हमेशा रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो वही ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो द्रव्य और ऊर्जा एक ही चीज़ें हैं, एक दूसरे का कन्वर्टेड रूप है। द्रव्य से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से द्रव्य बनता है, तो ये भी ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है जो एक स्टेटमेंट पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे। अगला क्वेश्चन 92, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के नियम का या पास्कल के सिद्धांत का। जो हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, द्रवचलित हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किसके नियम पर काम करते हैं? तो पास्कल के नियम पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो बच्चों, द्रव्यमान, संवेग और वेग। संवेग P बराबर होता है mv और इसका हम वेग के साथ अनुपात करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, तो द्रव्यमान बचेगा m। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान त्वरण होगा। शून्य में मतलब अनंत में। अनंत में अगर अनंत में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होगा, हमेशा वहाँ पे त्वरण कैसा होगा? समान होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है कि अगर अलग अलग क्वांटिटी के वेक्टर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर सेम वेक्टर हैं और 180 डिग्री पे लगे हुए हैं तो इनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अगर सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो उनका रिजल्टेंट कभी ज़ीरो नहीं होगा। ये अब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने के कई सारे फार्मूले यूज होते हैं, जैसे हमने बताया था F बराबर ma। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालोगे तो F अपॉन m ये आ जाता है। तो ये भी एक फार्मूला बनता है कि a बराबर F अपॉन ma, ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। a बराबर F अपॉन m, तो ये फार्मूला यूज होता है त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो आज के लिए हमारे लोग इतने ही क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे 96 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं आज। फिर अगले वीडियो में हम फिर लोग लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरफ से 1 2 4 5 वीडियो में पूरे 600 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे साइंस के। और ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे कमेंट करें, जिससे मैं और आगे की वीडियो बनाता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय।